भारत के इतिहास में दो दोस्तों की ऐसी कहानी जिसने सिर्फ 20,000 रुपए को 20,000 करोड़ बना दिया। कोलकाता की गलियों में शाम को बैठकर चाय पीने वाले दो दोस्त एक ऐसा इतिहास रचेंगे किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था। कौन जानता था कि घर के दरवाजे पर दस्तक देकर माल बेचने वाले ये दोनों दोस्त पूरे भारतीय बाजार पर एक दिन राज करेंगे। अगर सच में आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक बड़ा नाम बनाना सबकी बस की बात नहीं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे खून खौला देने वाले ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस जिसे देखकर आपकी सोई हुई आत्मा भी जाग जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है दो मारवाड़ी दोस्तों की। कारोबारी जगत में दोस्तों की मिसाल कम ही मिलती है, जबकि हकीकत तो यह है कि आज तो दो भाइयों के बीच भी कारोबार नहीं चल पाता। लेकिन कोलकाता के दो मारवाड़ी दोस्तों ने कारोबारी दोस्तों की खूबसूरत मिसाल कायम की है। ये दोनों दोस्त हैं इमामी लिमिटेड के फाउंडर राधे श्याम अग्रवाल और राधे श्याम गोयनका जी। इन दोनों की सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए हमें आज से 50 साल पीछे जाना होगा। ये दोनों दोस्त कोलकाता के एक ही स्कूल में पढ़ते थे। यूँ तो राधे श्याम अग्रवाल राधे श्याम गोयनका से सीनियर थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच पक्की दोस्ती हो गई। 1964 में अग्रवाल ने बीकॉम पास किया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने पहले प्रयास में ही मेरिट के साथ सीए का कोर्स पूरा कर लिया। गोयनका ने 1 साल बाद अपना बीकॉम पूरा किया और आगे एमकॉम और एलएलबी करने के लिए आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। गोयनका की देखा देखी अग्रवाल ने भी फैसला किया कि उन्हें अपने कानूनी कौशल को सुधारने की ज़रूरत है। वो भी लॉ करने के लिए गोयनका के साथ हो लिए। साल 1968 तक दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। पढ़ाई पूरा करने के बाद इन दोनों ने बिजनेस करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले बच्चों के खेलने वाले लूडो, लट्टू, बच्चों के टंग क्लीनर और टूथब्रश जैसे प्रोडक्ट बनाए, लेकिन धंधा नहीं जमा। देखिए दोस्तों, कोई भी सफल इंसान पहले कई बार गिरता है और जो बार बार गिरकर उठता है वही सबसे आगे बढ़ता है। दोनों दोस्तों को करना तो बहुत कुछ था, लेकिन पूंजी की कमी रुकावट बन रही थी। उन्होंने महसूस किया कि बिना अच्छी फंडिंग के बगैर उनका व्यापार फल फूल नहीं पाएगा। ये बात जब गोयनका जी के पिता को मालूम पड़ी तो उन्होंने दोनों को बुलाया और हाथ में 20,000 रुपए थमाकर कहा कि तुम दोनों इस पूंजी में 50-50% के हिस्सेदार हो। आगे भी अपनी यही हिस्सेदारी कायम रखना और दोनों मिलकर काम करना। इस पूंजी को लेकर उन दोनों दोस्तों ने नॉर्थ कोलकाता में 48 मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में कैम्को केमिकल्स की एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से काम करने की शुरुआत की। वे दोनों सामान बनाते और कोलकाता में हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे में भरकर उसे बेचते। दोस्तों देख रहे हैं जोश और जज्बा। खुद मैन्युफैक्चरर ही रिक्शा में माल लोड करके बड़ा बाजार के दुकान में बेचते थे। ऐसे में ये लोग ही तो कामयाब होंगे ना, हम थोड़ी ही ना कामयाब होंगे, क्योंकि हम तो थोड़ी से ही प्रॉब्लम में घबरा जाते हैं। लेकिन जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है तो ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तू आगे बढ़, और इसीलिए उन्हें और भी मजबूत बनाने के लिए परेशानियों को भेजता है, परीक्षाएं लेता है। भगवान चाहते हैं कि तू आगे बढ़, और यही हुआ इन दोनों दोस्तों के साथ। कैम्को केमिकल्स की स्थापना के 1 साल भीतर दोनों दोस्तों ने देखा कि उनकी पूंजी पूरी तरह से खत्म हो गई है। उनका कारोबार उधारी पर चलता था। कुछ ग्राहक ठीक थे तो कुछ ने उन्हें बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया। शुरुआत में उन्हें बेवकूफ़ बनाने वाले ज़्यादा मिले, लिहाजा धोखा तो मिलना ही था। इस झटके से दोनों दोस्तों ने सबक सीखा कि उचित हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। कारोबार में मिली असफलता से वे बहुत शर्मिंदा और पछतावे से भरे हुए थे। दोनों गोयनका के पिताजी के पास गए और उन्हें बताया कि वे कारोबार समेटना चाहते हैं। गोयनका के पिताजी ने पूरी बात सुनी और कहा, बस हो गया, जाग गए सपने से। बड़ा बाजार की गलियों से ही शुरू हुए और यहीं पर ख़त्म हो गए। अरे ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का पता चल सके। मैं तुम दोनों को एक और मौका देता हूँ। इसके बाद गोयनका जी के पिता ने उन दोनों को 1 लाख रुपए की मदद की और ये कहा कि कारोबार से भागने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लग जाओ, उड़ान तुम्हारी है और अपने पंखों को तुम्हें ही खोलना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हें उड़ाने के लिए।
दोस्तों उसके बाद उन दोनों दोस्तों ने अपनी खामियों को ठीक किया और अपनी कंपनी से बुलबुल, कांति स्नो और पोमेड वैसलिन जैसे सस्ते सौंदर्य प्रसाधनों की रीपैकेजिंग शुरू की। ये ऐसे प्रोडक्ट थे जिनकी बिक्री तो खूब थी लेकिन मार्जिन कम था। इस तरह संघर्ष में कुछ साल और बीत गए। बिजनेस तो चल रहा था परंतु बहुत धीरे धीरे रफ्तार से। इसी बीच दोनों दोस्तों की शादी हो गई। इसके साथ ही उनके सर पर परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई और अधिक पैसा कमाने का दबाव भी बढ़ने लगा था। बिजनेस में उन दोनों को उतना मुनाफा नहीं मिल रहा था और इसीलिए उन दोनों ने अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी करने का फैसला किया। उन दोनों को उस समय के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने बिरला में काम करने का मौका मिला। वे दोनों इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों में ही गोयनका केके बिरला समूह के आयकर विभाग के प्रमुख बन गए और अग्रवाल आदित्य बिरला समूह के उपाध्यक्ष बन गए। लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वे काम के साथ साथ साइड में अपना बिजनेस भी करते थे। बिरला में काम करते करते वे दोनों ये समझ गए थे कि अगर उन्हें बड़ा गेम खेलना है तो उन्हें अपने बिजनेस के प्रोडक्ट लाइन में सुधार करना ही होगा। उन दिनों इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स और विदेशी लगने वाले ब्रांड नामों का क्रेज था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। लाइसेंस राज के तहत ऐसी वस्तुओं के इंपोर्ट पर प्रतिबंध था, लेकिन फिर भी ऐसे प्रोडक्ट्स की भारतीय बाजार में बहुत मांग थी। इन चीज़ों पर 150% तक इंपोर्ट ड्यूटी थी। इसीलिए इन विदेशी ब्रांडों की तस्करी नेपाल और बांग्लादेशों से भारत में की जाती थी। गोयनका और अग्रवाल जी ने इस मौके को पकड़ा और नौकरी छोड़कर 1974 में इमामी ब्रांड लॉन्च कर दिया। इमामी ब्रांड्स के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम और टेल्कम पाउडर। उसे बाजार से इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली कि इमामी को एक घरेलू नाम के रूप में स्थापित होने में देर नहीं लगी। लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी थी जिनका ठीक होना जरूरी था। उनके आसपास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे कि पॉन्ड्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो अपने विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करते थे। लेकिन इमामी के पास उस वक्त अपने विज्ञापन पर खर्च करने के लिए उतने पैसे नहीं थे। उसने इसका भी तोड़ निकाल दिया। उसने जो किया वो पुरानी शराब को नई बोतल में बेचने जैसा था। इमामी ने पैकेजिंग को पूरी तरह से नया रूप दे दिया। शुरुआत में दोनों दोस्त फुटपाथ पर बैठकर चाय पीते हुए डिस्कस करते थे कि इन प्रोडक्ट्स को कैसे बेचा जाए। वे खुद स्टोर में जाते और अपना प्रोडक्ट दिखाते थे। इन प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद जो पैसा मिलता था, उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए भी ये खुद ही जाते थे। इस देश में शायद ही ऐसा कोई मार्केट हो जहां वे अपने प्रोडक्ट को लेकर ना गए हो। अब यहाँ पर आता है इमामी ब्रांड का एक टर्निंग पॉइंट। उन दिनों टेल्कम पाउडर टीन के कंटेनर में बेचा जाता था। ये टीन के कंटेनर मेटल बॉक्स नाम की कंपनी देती थी। सभी कंपनियों का डिब्बा एक जैसा ही था। ब्रांड के नाम सीधे टीन पर स्क्रीन प्रिंट होता था। इसमें कुछ भी आकर्षक नहीं दिखता था। इमामी ने भारतीय बाजार में पहली बार फोटो टोन लेवल वाला ब्लो मोल्डेड प्लास्टिक कंटेनर में पेश किया। ये कंटेनर ऐसे लग रहे थे कि मानो इसे विदेश से इंपोर्ट किया गया हो। उनका ये आइडिया इतना हिट रहा कि उनके सारे प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग में आ गए, खास करके इमामी का टेल्कम पाउडर। ये टेल्कम पाउडर इतना हिट था कि दुकानदार इसे स्टॉक में रखने के लिए हर संभव कोशिश करने लगे। इस ब्रांड ने तब तहलका मचाया जब माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया। फिर क्या था, ग्राहकों की लाइन लग गई इमामी के प्रोडक्ट्स को खरीदने में। इमामी की इस सफलता ने HUL जैसे बाजार के तत्कालीन दिग्गजों को हैरान कर दिया। कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स ने भी इसी तरह की हलचल पैदा की। वैनिशिंग क्रीम ने कुछ ही महीनों में पॉन्ड्स को कड़ी टक्कर दी और कुछ ही वर्षों में इमामी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 25% हो गई। अब बात करते हैं कि कैसे इमामी ने हिमानी लिमिटेड को खरीदा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इमामी और हिमानी दोनों अलग अलग है। उस वक्त हिमानी लिमिटेड एक बीमार इकाई बन गई थी और बिक्री के लिए तैयार थी। हिमानी पूर्वी भारत में अच्छी ब्रांड इक्विटी और कोलकाता में एक अच्छी तरह से बनाई गई फैक्ट्री वाला लगभग 100 साल पुरानी कंपनी थी। ये कई सौंदर्य प्रसाधनों का उत्पादन कर रही थी। श्री अग्रवाल और श्री गोयनका ने अवसर को पहचाना और हिमानी का अधिग्रहण कर लिया, जो बाद में संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कैम्को केमिकल्स के शुरुआती के 10 साल बाद बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम का पहला ब्रांड 1984 में हिमानी के तहत लॉन्च किया गया था, जिसके बाद कई सफल ब्रांड विस्तार हुए।
आज बोरोप्लस न केवल भारत में बल्कि रूस, यूक्रेन और नेपाल में भी सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंटीसेप्टिक क्रीम है। कंपनी का अगला प्रमुख ब्रांड नवरत्न कूल ऑयल 90 के दशक में हिमानी अम्ब्रेला के तहत आया था। उस समय लोग सिर्फ पारंपरिक हेयर ऑयल के बारे में ही जानते थे, लेकिन इमामी ने नवरत्न कूल हेयर ऑयल निकालकर सबको चौंका दिया। 2005 में इमामी ने फेयर एंड हैंडसम को लॉन्च करके भारत में मार्केटिंग का इतिहास बनाया, जो पुरुषों के लिए पहली फेयरनेस क्रीम थी। इमामी ने एक रिसर्च किया था कि फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने में 30 से 35% की हिस्सेदारी पुरुषों की है। इमामी ने पुरुषों के लिए भारत की पहली फेयरनेस क्रीम पेश करके एक बिल्कुल नया बाजार खंड बनाया। अपने पहले वर्ष में फेयर एंड हैंडसम क्रीम की बिक्री लगभग 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने फेयर एंड हैंडसम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ने से ये अंततः देश में पुरुषों के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक बिकने वाली फेयरनेस क्रीम बन गई, जिसने उपभोक्ताओं का पूरा विश्वास जीता। FMCG के अलावा इमामी कागज, खाद्य तेल, बायोडीजल, रिटेल एस्टेट, खुदरा, बॉल पॉइंट टिप निर्माण, कला आदि जैसे कई क्षेत्रों में अपना पैर पसार चुका है। इस सफलता के बाद इमामी ने धीरे धीरे अपने आसपास की कंपनी को खरीदना शुरू किया और इमामी के साथ जोड़ दिया, जैसे कि फ्रैंक रॉस, जो कि 100 साल पुरानी प्रतिष्ठित दवा कंपनी है, और बंगाल का हेयर ऑयल ब्रांड लक्की बिलास जैसे कई ब्रांड्स आज इमामी के अंदर विलय हो चुके हैं। फिर 2014 में इमामी ने 50 साल के भरोसेमंद ब्रांड रसोई वनस्पति का भी अधिग्रहण कर लिया। दोस्तों जरा सोचिए, जहां एक वक्त इमामी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगे फिल्म स्टार को अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए साइन कर सके, लेकिन आज ये देश का एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसके एक ही ब्रांड नवरत्न के लिए अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों ही एडवर्टाइजमेंट में नजर आते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि कोलकाता के बुर्रा बाजार के गलियों में घूमने वाले ये दोनों दोस्त देश का एक चमकता सितारा बनेंगे। ये जो आप स्टोर देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहीं पर दोनों दोस्तों ने मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया था और इमामी ब्रांड को दुनिया के सामने लेकर आए। बहुत लोग ये पूछते हैं कि इमामी का मतलब क्या होता है। दरअसल इमामी एक इटालियन शब्द है जिसे अमामी कहा जाता है और जिसका मतलब है लव मी। तो दोस्तों कैसे लगी आप सभी को ये वीडियो? अगर आप किसी और ब्रांड या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्दी मिलता हूँ एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।